नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग सेंटर पर। मैं हूं आपका शिक्षक, आपका साथी कृष्ण कुमार। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हिंदी में कहें तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, दोनों ही बोर्ड से पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। दोनों बोर्ड से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा। दोनों बोर्ड के विद्यार्थी इसे देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और मज़े से सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, पहले तो ये समझ लेते हैं कि यूरोप है कहाँ और राष्ट्रवाद क्या होता है। तो बात करेंगे यूरोप की। बच्चे, आप सभी जानते हैं कि हमारे पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, 7 कंटिनेंट हैं। ठीक है, उनमें से एक कंटिनेंट, एक महाद्वीप का नाम क्या है? यूरोप। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी यूरोप को हम देखते हैं कि पहले है कहाँ पर और फिर कहेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, ये हमारी पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। अगर इसकी मैप की बात करें बाबू, हिंदी में मानचित्र की बात करें, तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब ये इसमें थोड़ी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, तो ये थोड़ा सा खिंच वाला इमेज लग रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। तो अब ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ आउटलाइन है। 7 कॉन्टिनेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो 7 महाद्वीप है हमारे पास। मैं एक एक बार हाईलाइट करना चाहूंगा उन सभी को। तो ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, है ना, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया। ये देखिए आपका यूरोप है, यहाँ दिख रहा है यूरोप। बिल्कुल बाबू, ये यूरोप है। ये एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अंटार्कटिका हो गया साथ जी, बिल्कुल साथ हो गए। तो बाबू, हम लोग इसी यूरोप के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। इस यूरोप में क्या क्या हुई, क्यों राष्ट्रवाद, कैसे राष्ट्रवाद, क्या राष्ट्रवाद, है ना, ये सभी चीजों के बारे में जानेंगे। मेरी ड्राइंग बहुत खतरनाक है, कोई ड्राइंग पे गौर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब बात करेंगे, ये आपने यहाँ यूरोप देख लिया, ये वाला जगह यूरोप है। अब इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से देखते हैं कि यह किस जगह पर एक्चुअल में पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वेट अ सेकेंड, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए बाबू, ये हमारी अर्थ है। अगर आप कहें तो इसे ग्लोब भी मान सकते हैं, इसी तरह का अर्थ है। आप यहां पर देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपका जो है यूरोप नजर आएगा। दिख रहा है? ये जो पीला वाला भाग दिख रहा है ना आप लोगों को, मैं पिंक कलर ले लेता हूं, आपको आसानी से दिखाई देगा। ये जो आपको चारों ओर यहाँ ये जो पीला वाला भाग दिख रहा है, ये सभी के सभी आपका क्या है? यूरोप है मेरे प्यारे बच्चों। इसी यूरोप के बारे में हमें पढ़ना है कि इस यूरोप में आखिर राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, आखिर राष्ट्रवाद इसमें राइज कैसे हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग्स कहाँ से आई लोगों के भीतर में। इन्हीं चीज़ों के बारे में जानना है बच्चों। चलिए, तो बिना देर किए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने देखा कि यूरोप क्या है। अब मैं बात करूंगा राष्ट्रवाद क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म। मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लेक्चर में सारी चीजें हैं। बात ऐसा है कि कोई भी इंसान अपनी जान, अपनी फैमिली, अपना स्वार्थ का परवाह किए बिना अपने देश, अपने वतन के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, जो उसकी वतन के हित के लिए होता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो अपने वतन के लिए जान तक निछावर करने के लिए तैयार होने की जो भावना होती है, उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं कहूँ कि भारत में राष्ट्रवाद, अभी राष्ट्रवादी लोग कौन है, तो राष्ट्रवादी वे हैं जिनको यह ऐसा मतलब, हालांकि हर लोग ऐसे चाहते हैं कि अगर बॉर्डर पे मौका मिलेगा तो मैं भी चला जाऊंगा, है ना, इस तरह की बातें। तो ये जो बातें कहते हैं, जो सच में इन बातों को मानते हैं, वही राष्ट्रवादी लोग हैं, जिनके अंदर राष्ट्र के प्रति सबसे ज्यादा सम्मान होता है कि देश पहले है, उसके बाद मेरा परिवार है, उसके बाद मैं हूँ। यानी सबसे पहले जो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, उन्हीं को राष्ट्रवादी कहते हैं। और वही सोच जो है राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म एक तरह का थिंकिंग है ना, एक तरह का थॉट है। माफ कीजिएगा, थिंकिंग मैंने बोल दिया। एक तरह का थॉट है, एक तरह का विचार है ना, जो क्या होता है, अंदर से आता है, मतलब इंसान के हृदय से आता है कि हमें राष्ट्र के लिए कुछ करना बिना किसी स्वार्थ के, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर में। हमने देख लिया यूरोप कहाँ पर है, हमने देखा राष्ट्रवाद क्या है। यानी बिना अपने स्वार्थ के राष्ट्र के लिए, नेशन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाना राष्ट्रवाद है। ठीक है, अब
अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों चैप्टर की शुरुआत होती है, अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा तो कुछ इस तरह का पेंटिंग आपको नजर आया होगा। पहला यहीं से शुरुआत होता है। वो बहुत सारी कहानी इस पेंटिंग से ही है, जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इस पेंटिंग को एक बार हम लोग गौर से देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या है इस पेंटिंग में खास। मैं आपको बता दूं कि यह जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, यह फ्रांस के एक कलाकार थे, एक आर्टिस्ट थे, जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था, जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। मैं दिखाऊंगा इमेज फ्रेडरिक सोरियो की, ये लो देख लो, यही थे फ्रेडरिक सोरियो। इन्होंने ही इस पेंटिंग को डिजाइन किया था बाबू, और इस पेंटिंग को उन्होंने इस कदर बनाया, इसमें बहुत सारी चीजें निहित हो गई, बहुत सारी कल्चर, बहुत सारी धर्म, है ना, बहुत सारी बातें, सभी के सभी इस पेंटिंग में निहित है। मैं बताऊंगा वो कौन कौन सी बातें हैं, लेकिन वीडियो में बने रहिए। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक और बात कि अगर वीडियो अभी तक पसंद आ रही हो ना आपको, तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे लाइक कर दें। ठीक है, और बच्चों चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना कहे अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो पसंद आ रही है तो लिखो कि सर इसी तरह से कंटिन्यू कीजिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं आगे बच्चों आपको बताऊंगा कि और क्या क्या चीज़ें आपको करने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। ठीक ना, ये और साथ ही अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना, और वीडियो पसंद आ रही है नीचे कमेंट में करो। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, मैं आपके सामने से होता हूँ हाइड फिलहाल। ठीक है, एक सेकंड। चलिए बच्चों, मैं हाइड हूँ, नहीं हूँ। बात है फ्रेडरिक सोरियो शोरियो की। अपने दोस्तों तक आपने वीडियो शेयर कर दिया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और अब क्लास में आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बात ऐसा है कि फ्रेडरिक सोरियो ने एक 4 पेंटिंग की सीरीज बनाई, उनमें से यह पहला पेंटिंग है। ठीक है, फर्स्ट पेंटिंग है ये। सीरीज को हिंदी में श्रृंखला कहते हैं। 4 पेंटिंग की एक सीरीज बनाई, 1 पेंटिंग, 2 पेंटिंग, 3 पेंटिंग, 4 पेंटिंग, उनमें से यह पहला पेंटिंग था। और इसमें बाबू उन्होंने विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि के रूप में इसको देखा, इस पेंटिंग को। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कि यह क्या था, कैसे इन्होंने देखा। ये आप देख रहे होंगे कि इधर ईसा मसीह भी बने हुए हैं ना, जीसस क्राइस्ट, है ना, और भी बाकी जो अप्सराएं हैं जो स्वर्ग में हैं, वो लोग उड़ते हुए परियां नजर आ रही होंगे आपको इस पेंटिंग में, है ना। सभी देश के लोग, इधर जर्मनी के दिखेंगे, फ्रांस के दिखेंगे, है ना, ये अमेरिका के दिखेंगे, ये सभी लोग इसमें दिखेंगे। तो आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सी चीजें हैं। चलिए, तो बच्चों अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये है हमारे फ्रेडरिक सोरियो साहब, और ये पेंटिंग आपने देख लिया। अब चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बाबू चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। बातें ये है कि इस चैप्टर में कुछ नई चीजें, नई वर्ड आएंगे आपके सामने। मैं इधर ले आता हूं इसे। और नई वर्ड कौन कौन से आएंगे? पहला वर्ड आएगा निरंकुशवाद। निरंकुशवाद क्या होता है? और दूसरा वर्ड आएगा कल्पनादर्शी। इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं? इंग्लिश में इन्हें कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट और यूटोपियन। एब्सोल्यूटिस्ट और यूटोपियन। बाबू निरंकुशवाद क्या होता है? निरंकुश कौन होता है? मैं आपको समझाता हूं निरंकुश क्या होता है और कौन होता है। अगर कोई राजा या कोई शासक, ठीक है, यानी कोई भी किंग या फिर कोई रूलर किसी एरिया में राज कर रहा हो, और क्या है, वह बिना प्रजा का भलाई सोचे हुए सिर्फ अपना भला सोचे, अपना फायदा देखे, और जो लोग हैं वहां के जो जनता है उन पर जुल्म ढाए, तो वह निरंकुश कहलाता है। और इस प्रथा को मानने वाले लोग निरंकुशवाद कहलाते हैं, निरंकुशवादी कहलाते हैं। ठीक है, और यह प्रथा निरंकुशवाद कहलाता है, समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक राजा है, ठीक है, वो अपने प्रजा को, यानी प्रजा मतलब जनता, और जनता को क्या करता है, बहुत ही तरह से जनता को सताता है, टैक्स बढ़ा देता है ना, जनता की बातों का ख्याल नहीं करता है, जनता शिकायत करते हैं तो उन पर सुनवाई नहीं करता है, और जनता का मतलब बातों का वैल्यू ही नहीं देता, उसको जो मन में आता है, जिसको मन करता है उसको फांसी दे देता है, कोई किसान उसके खिलाफ जाता है तो उसको गर्दन काट देता है। तो यह क्या है? यह निरंकुशवाद है, समझ में आया, जिस पर कोई किसी का अंकुश ना हो।
समझ में आया? यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता हो। इतिहास में ऐसे राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित है और दमनकारी सरकारें होती थी। मैंने अभी बताया था आपको कि जो सिर्फ अपनी मर्जी का करे वो निरंकुश है। समझ में आया? उन्हें इंग्लिश में क्या कहेंगे? एब्सोल्यूटिस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं यूटोपियन की। यूटोपियन मतलब बात करें, यूटोपियन की अगर बात करें तो हिंदी में कहेंगे कल्पनादर्श। अब कल्पनादर्श क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बेसिकली यह एक दृष्टि था, एक समाज की कल्पना था, ठीक है, कि एकदम सरकार जो है लोगों के अनुरूप काम करे, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, जो कि उस समय लगभग असंभव था। समझ में आया? ये एक यूटोपियन एक विजन था, ठीक है। यूटोपियन क्या था? एक विजन था जो आदर्श समाज को दिखाता है, एक राजा जो बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हो, जो कि उस समय लगभग मुश्किल था, ठीक है। यूटोपियन एक विजन था। समझ में आया? एक तरह का हम लोग क्या कहेंगे? एक कल्पना कहेंगे, कल्पना की काश एक ऐसा राजा होता जो पूरी जनता के भले के लिए सोचता है ना, पूरी जनता उसमें खुश होती, ऐसा सोच रखना क्या था? एक कल्पनादर्श, जिसे यूटोपियन का नाम दिया गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं इसे वापस इधर लेकर के चलता हूं। अब मैं आपको चैप्टर की शुरुआत करता हूं बाबू। की बात है कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार, ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया था कि चार पेंटिंग की एक श्रृंखला बनाई थी। किसने? फ्रेडरिक सोरियो ने। बाबू उन्होंने एक सपनों का संसार रचा था। आप अगर इस फिगर को देखेंगे, मैं दिखाना चाहूंगा इस फिगर को, तो ऐसा नहीं था कि ये सभी धर्म के जो लोग हैं एक साथ आ रहे हों, सभी सभी लोग, पहले ऐसा नहीं था। मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें, ठीक है। उन्होंने एक सपनों का संचार रचा कि सभी लोग डेमोक्रेटिक हों, सभी लोग के हाथ में सत्ता हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि जनता के हाथ में सत्ता हो, जनता के हाथ में पावर हो, एक ऐसा संसार रचा। क्योंकि उस वक्त आप लोगों को पता होगा, आपने फ्रांसीसी क्रांति अगर पढ़ा होगा क्लास 9th में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो आपको पता होगा कि वहां पर एक बहुत ही खतरनाक राजा था। कौन सा? लुइस 16, है ना। पूरा का पूरा क्या करके रखा था जी? पूरा का पूरा जो था कि मतलब जनता पर तबाही मचा करके रखा था वो राजा, है ना। तो इन्होंने एक सपनों का संसार रचा कि जहां पर सभी लोग क्या हैं? खुश हैं, सभी लोगों के पास आज़ादी है, सभी लोगों के पास अपने वोट देने के अधिकार हैं, है ना। ऐसा ये क्या पता है, एक पेंटिंग में एक अपना फीलिंग्स को व्यक्त किया, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया ना, कि जो इनके मन में विचार आया कि काश ऐसा होता है, उन्होंने ऐसा पेंटिंग में दर्शाया। क्योंकि पेंटिंग में ही सब कुछ है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए पेंटिंग की चीजें ज्यादा है। अगर आप इस पेंटिंग के देखेंगे बाबू, तो इसमें देखिएगा कि इसमें अमेरिका के लोग भी नजर आएंगे, है ना। आपको दिखेगा इसमें फ्रांस के लोग भी नजर आएंगे, इसमें आपको दिखेगा जर्मनी के लोग भी नजर आएंगे, है ना। और पूरा स्त्री और पुरुष सब साथ में है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि यूरोप, इस पेंटिंग में जो है सबसे पहले जो है यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया, जो कि स्त्री और पुरुष दोनों ही काफी लंबे लाइन में लगे हुए थे। और ये सभी के सभी बाबू, ये किसकी पूजा कर रहे थे पता है? ये सभी के सभी लोग ये इस लिबर्टी के स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता की जो देवी है ना, इनकी पूजा कर रहे थे कि हमें आज़ादी मिल गई है ना। इसकी पूजा कर रहे थे। कौन? जो अमेरिका वाले लोग थे, है ना। ये लोग क्या कर रहे थे कि हमें आज़ादी मिल गई है, ऐसा इस चीज़ का वो आह्वान कर रहे थे। और बाबू क्या हुआ कि अब देखिए बात ऐसी है, समझिएगा, बहुत ही बारीक सी बात है कि किसी भी राजा को या किसी भी प्रजा को, फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि कोई भी एक प्रजा है जो किसी राजा के द्वारा सताया जाता है, बहुत सारे राजा उसको सताते हैं, और अचानक से उसको आज़ादी मिल जाती है, तो वो अपना जश्न मनाएगा या नहीं मनाएगा? बिल्कुल मनाएगा। कहानी भी कुछ इसी तरह की है कि क्या हुआ कि पहले तो अमेरिका भी गुलाम था, अमेरिका भी आज़ाद नहीं था, है ना। लेकिन क्या हुआ कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसे स्वतंत्रता की देवी मानी जाती है। ये जो है ना, ये जो मूर्ति बनी हुई है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, अगर मैं बात करूं उनको, उन्होंने बोला ये स्वतंत्रता की क्या है? देवी है। इसी ही वो लोग पूजा करते थे कि यही एकदम फ्रीडम की देवी है ना। तब क्या हुआ कि जब इसे ही मानने लग गए, तो
इसके जो इधर इस साइड जो लोग आ गए उनको आज़ादी मिल गई, जो अभी अभी पहुंचे वो अभी जस्ट आज़ादी ले रहे हैं, जो पीछे हैं वो आज़ादी लेने वाले हैं। इस तरह का सोच के साथ इन्होंने, फ्रेडरिक सॉरियो ने पेंटिंग बनाया कि सभी लोग, स्त्री और पुरुष जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या है, फ्रीडम के लिए एकदम जागरूक हो गए हैं, है ना, कि सबको हमें आज़ादी चाहिए। इस तरह की सोच के साथ उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया। और पता नहीं उस वक्त उनके माइंड में क्या चला था, लेकिन यह पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। अब क्या हुआ कि यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, मैं आपको सामने इंग्लिश में लेकर के आया हूँ। अगर किन्हीं को डाउट लग रहा है कि सर इंग्लिश में नहीं लाए, तो ये लो इंग्लिश में, सारी की सारी चीज़ें इंग्लिश में मैं लेकर के आया हूँ। एक एक लाइन, एक पीपीटी आपका जो है, एक स्लाइड इंग्लिश में होगा, एक स्लाइड हिंदी में होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। तो बात ऐसा हुआ, क्या हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आप लोगों को पता होगा कि महिलाओं को क्या आज़ादी, मतलब जो स्वतंत्रता का रूप था वो महिला को दिया गया था एक, और इसी महिला के रूप में दिया गया था। इस महिला को पहचानता है ना, अभी मैंने बताया था आपको, फ्रीडम की देवी। ठीक, अब क्या हुआ कि ये जो औरतें थी यहाँ, अब यहाँ पर देखिएगा तो सभी लोग जा रहे हैं, सभी धर्म, सभी जाति, सभी लिंग, यानी महिला पुरुष सभी धर्म के लोग जा रहे हैं। किसके लिए? वंदना करते हुए कि फ्रीडम की जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, उसको, उसकी मतलब क्या बोलते हैं, वंदना करते हुए, वंदना का मतलब प्रेयर करते हुए कि थैंक्स, अगर आप नहीं होते तो मुझे आज़ादी नहीं मिलती, ऐसा कुछ, है ना। तो इस तरह की चीज़ें करते हुए जाते हैं। सबके मन में जो था कि एक नॉलेज जग चुका था उस वक्त कि अब हमें आज़ादी चाहिए, है ना, हम लोग अब ऐसे ज़्यादा निरंकुश शासन, निरंकुश राजा के सामने नहीं रहेंगे। तो बात ऐसा हुआ कि आज़ादी इनको मिली। जैसे जैसे ये समय के साथ आया, वैसे वैसे इस पेंटिंग के अनुसार चले तो इनको आज़ादी मिल रही है। ठीक, अब आज़ादी मिल रही है तो आप इधर देखे होंगे कि ये जो फ्रेडरिक सॉरियो ने पेंटिंग बनाया कि जो निरंकुश राजा थे उनके इधर चिथड़े उड़े पड़े हैं। मतलब क्या कि जो भी राजा थे वो गलत काम करते थे, उनके शासन व्यवस्था को इधर ध्वस्त कर दिया गया। आगे की कहानी में ये सारी चीजें लिखी हुई बाबू। चलिए, अब मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। बात ऐसा हुआ कि सभी लोग स्वतंत्रता की वंदना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस पेंटिंग की बात हो रही है, अभी हकीकत में नहीं आया है, अभी पेंटिंग में है, ध्यान रखिएगा, यह पेंटिंग की बात है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो जो देवी हैं, जो स्वतंत्रता की देवी हैं, इनके हाथों में एक मसाल है। मसाल क्या है? जो ज्ञान का मसाल है। ज्ञान का मसाल समझते हैं कि नॉलेज आ गया है अब हम में, अब हम लोग ऐसे नहीं बैठ सकते। दूसरे हाथों में घोषणा पत्र है। और प्रतिमा के सामने, इस मूर्ति के सामने आप देखेंगे, जो अभी मैंने बताया था कि जो निरंकुश राजा थे उनकी अवशेष जो उजड़े हुए, मान लो कि राजा को मार दिया गया, राजा का महल ढा दिया गया, जो चीजें बिखरी हुई हैं वो नीचे गिरी हुई हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने पेंटिंग में बनाया। अब देखिए कि सॉरियो ने कल्पनादर्शी, मैंने अभी जस्ट बताया था कि क्या, यूटोपियन। अब उन्होंने इसको एक विजन के रूप में देखा। आप देखेंगे कि अलग अलग पोशाक, अलग अलग झंडा बांटा हुआ है। ठीक है, फ्रांस का झंडा अलग है, अमेरिका का झंडा अलग है ना। आप इधर देखेंगे तो आपका जर्मनी का झंडा अलग है। तो ये अलग अलग कल्चर, अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ आए हैं, एक साथ आए, इसी को, इसी जो क्या बोले, यही मेन चीज चाहते थे फ्रेडरिक सॉरियो कि काश एक ऐसा दिन आए जो सभी धर्म के लोग सिर्फ एक चीज के पीछे भागे, वो है स्वतंत्रता। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों में, अलग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए जो लोग हैं, जिनके कपड़े अलग अलग हैं, और फिर भी वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की जुलूस का जो है क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। कुछ मूर्ति के आगे चले गए हैं, जैसे मैं हाईलाइट में आपके सामने दिख रहा होगा कि अमेरिका के जो लोग थे, स्विट्जरलैंड के जो लोग थे, वो आगे चले गए हैं। मैंने अभी जस्ट बताया था बाबू कि अगर अमेरिका के लोग जो थे कहाँ चले गए, आगे चले गए हैं, यानी डैट मीन्स इनको आज़ादी मिल चुकी है। अभी अभी ये लोग पहुंच रहे हैं, ये लोग को क्या आज़ादी मिलने वाली है। तो कहता है कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड तब तक एक राष्ट्र बन चुके थे, एक सेकेंड, है ना। और फ्रांस जो है अपनी क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, जो प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। अभी अगर दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, है ना। और क्या हुआ उसके पीछे, अगर आप देखेंगे तो
काला और लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए आप देखेंगे बाबू यहाँ पर, ये जो आप दिख रहा होगा है ना, ये कौन है, ये है कौन बेसिकली आपको पता है, ये है जर्मनी। जर्मनी अपना क्या है, काला लाल और सुनहरा रंग का झंडा थामे हुए है। सबसे दिलचस्प बात ये है बाबू कि उस वक्त तक, जिस वक्त तक ये पेंटिंग बनी, उस वक्त तक जो है जर्मनी के लोग संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं थे। मतलब क्या कि वो लोग एक अपने देश का हिस्सा नहीं थे, उनका अपना देश नहीं था कोई, ठीक है। वे लोग भी क्या कर रहे थे, वे लोग भी किसी न किसी राजा के हाथ में उनका भी शासन था, किसी न किसी राजा के वो भी शोषण हो रहे थे, उन पर भी कोई राजा क्या कर रहा था, राज कर रहा था, उनका भी कोई खून चूस रहा था, है ना, ऐसा बात कहते हैं। चलिए बाबू अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ बाबू तो इंग्लिश में यही सारी चीजें मैंने लिखी हैं। आप अगर इसको गौर से पढ़ेंगे तो देखिए वहीं तक है जहां तक मैंने इसमें छोड़ा था लास्ट वाली स्लाइड में। अगर आप इसे देखेंगे तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, आप इसको पढ़िएगा। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन शौर्य क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट गेट येट एग्जिस्ट एज यूनाइटेड नेशन। यह सारी चीजें बाबू मैंने यहाँ लिख दी हैं जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में समझाया। चलिए अगले स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। जो इंग्लिश के वर्ड होंगे मैं उन्हें बताते जाऊंगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। ये मैंने बताते कि जो वो झंडा थामे हुए थे वो क्या था कि इमेजिनरी था उस टाइम का, वो अपना स्टेट नहीं बनाए थे, ठीक है। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं क्या चाहते थे, कहीं ना कहीं चाहते थे कि हमें भी एक स्वतंत्र संविधान मिले, एक क्या मिले, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मिले, जहां पर हमें यह हक हो कि हम अपना राजा, अपना लीडर खुद चुने जो हमारे अनुसार शासन करे, न कि हम ही को परेशान करे, है ना, हम पर जो बहुत ज्यादा टैक्स ना लगाए, हमारा हित का ख्याल रखे, हम वैसा राजा चुने। यह भी उनकी चाहत थी और इसी कारण से वे लोग क्या एक झंडा थामे हुए इस आंदोलन में आगे आ रहे थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपके सामने कुछ लाइन लिखी हुई है, ये हिंदी में है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, ये हिंदी में मैंने लिख दिया और ये इंग्लिश में मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इंग्लिश में सारी चीजें लिखी जो हिंदी में लिखी हुई है। किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर इसको और अच्छे से बता दीजिए, मैं अगली वीडियो में फिर से बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे बाबू कि अब देखिए उस टाइम भी क्या था, वहां का एक रियासत था जो जैसे तैसे करके क्या कर रहा था, राजा वाजा कर रहा था, राज कर रहा था वहां के जर्मन के भी लोगों को। लेकिन इनमें भी था कि क्या करें, हमारा एक स्वतंत्र संविधान हो, एक डेमोक्रेटिक क्या बोला जाए, एक प्रजातांत्रिक संविधान हो, ठीक है, डेमोक्रेटिक संविधान हो जिस पर हम लोग अपनी मर्जी का राजा चुन सके। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, अब अगर आपने पेंटिंग में देखा होगा तो ऑस्ट्रिया के लोग भी हैं, पोलैंड के लोग भी हैं ना, दो सिसिलियों की राजशाही, अगर आप बात करें द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, दिख रहा है ये इंग्लिश में, लॉम्बार्डी है ना, उसके साथ में पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस के लोग भी क्या हैं लाइन में लगे हुए हैं। अब मैंने अभी जस्ट बताया था बाबू, आप अगर उस इमेज को याद होगा कि ऊपर स्वर से कौन, ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य पर नजरें जमाए हुए हैं। मतलब क्या था, सुनो, इस पेंटिंग को आप ध्यान से देखो। यहाँ क्या था, मैंने बताया था कि यह एक इमेजिनेशन था उनके अंदर का, वह ऐसा चाहते थे। देखिए ईसा मसीह हैं, बाकी संत जो है ना, बाकी जो भी लोग जो ईश्वर है, मतलब जो है ना, ये सभी लोग नजरें गड़ाए हुए हैं कि इनको आज़ादी मिल रही है, ये लोग सभी क्या हैं, खुश हैं, सभी लोग एक दूसरे के साथ आकर के आज खड़े हैं एक आज़ादी के लिए, ठीक है। ये कौन है, ये अब ऐसा कभी सोच सकते हो कि सभी धर्म के लोग एकजुट हो जाए, ऐसा पेंटिंग में उन्होंने फ्रेडरिक सॉर्यू ने ऐसा सोचा और ऐसा पेंटिंग बनाया, ठीक है बच्चों। चलिए अब एक बार रिवीजन करें क्या क्या देखें। तो भाई साहब ये थे कौन, फ्रेडरिक सॉर्यू। इन्होंने एक पेंटिंग बनाया, पेंटिंग में यह सारी चीजों को दर्शाया क्या कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता की देवी की पूजा कर रहे हैं और जो निरंकुश राजा था उसको क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, एक तरह से उसको कुचल रहे हैं, एक तरह से उसको हरा रहे हैं, उसके जो बिखरे हुए चीजें हैं उनको फेंके हुए हैं ना। चलिए आपसी बाबू कि इस चित्रकार ने दुनिया के आपसी भाईचारे के रूप में क्या किया, वर्णित किया, एक तरह से रिप्रेजेंट किया, क्या किया कि सभी लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। मैंने इसे बताया आप लोगों को, ये थी उनकी पेंटिंग, है ना,
जो आपके सामने फिर से एक बार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये देखो सारी की सारी चीजें क्या थी, ये कचड़ा वचड़ा जो राजा निरंकुश था उसको उजाड़ पजाड़ दिए सभी लोग, है ना। ये लोग को आज़ादी मिल गई, ये लोग अभी आज़ादी लेने आ रहे हैं ना। सभी लोग पूरा लाइन लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो लाइन लगा हुआ है इससे पीछे से भी होगा, मतलब और भी लाइनें दिख रही हैं हमको कुछ इस तरह का, पता नहीं आपको कितना दिख रहा है। ये इस तरह का लाइन है, और ये लाइन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आज़ादी के लिए है। और सभी धर्म के जो देवी देवता हैं ऊपर से नजरें टिकाए हैं कि ये लोग कितने भाईचारे के साथ अभी जी रहे हैं, है ना। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक बुक में आ, कहीं पर एक सोर्स के रूप में लिखा होगा अर्नस्ट रेनन, ठीक है। अब बाबू मैं आपको एक बात यह बता देना चाहता हूं कि आप जब इसे पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। जानते हैं क्यों नहीं आएगा? जानते हैं क्यों नहीं आएगा? देखिए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग ना मन से पढ़ते नहीं है। मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि आप लोग मन से नहीं पढ़ते हैं। क्या होता है कि आप लोग जब मन से पढ़िएगा ना तो सारी चीजें समझ में आएगा। आप लोग पढ़ने में समय ही नहीं देते हैं। आप लोग पता है कहाँ देते हैं समय? आप लोग देते हैं सोशल मीडिया पर समय। और सोशल मीडिया में हम जो स्टेटस देखते हैं ना, आप लोगों का जो स्टोरी देखते हैं, हमको एक एक चीज समझ में आता है कि आप लोग जो है सिर्फ ब्रोकन हार्ट लगाते हैं, कि टूटा हुआ दिल, ऐसा स्टेटस आप लोग लगाते हैं। ठीक है, यह आपकी गलती नहीं है, मैं मानता हूं आपकी उम्र की ऐसी गलती है। आप जिस उम्र की पड़ाव में है ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं, ऐसी क्या बोला जाए, ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हाइपोथैलेमस का कमाल होता है। ये किसी एक अलग वीडियो में बताएंगे कि हाइपोथैलेमस कैसे काम करता है और क्या क्या फीलिंग्स आने लग जाती हैं। ये किसी सेपरेट वीडियो में बताएंगे। लेकिन बाबू एक बात बताते हैं, ये जो ब्रोकन हार्ट आप लोग लेकर के घूमते हैं ना, टूटा दिल जिसको आप लोग कहते हैं, ये आप लोग के लिए नुकसानदायक है। मैं साफ साफ शब्दों में एक बात बता दूं कि यह जो चीजें हैं, आप लोग जिसे टूटा दिल कह रहे हैं, जिसे आप लोग प्यार कह रहे हैं, मतलब प्यार वर्ड सुन करके आप लोग का तो जो है ना अंदर का एकदम कान खड़े हो जाते हैं, अरे ओ माय गॉड, प्यार सर ने बोल दिया। देखिए बाबू, यह उम्र की गलती होती है, इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह गलत नहीं है। अब देखिएगा गलत क्या है, कि अगर आप इन्हीं चीजों में रह जाएंगे तो आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और एक बात बताऊं, प्यार और पढ़ाई दोनों सौतन के जैसे होते हैं। दोनों सौतन के जैसे होते हैं, मतलब दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। अगर आपके पास प्यार है ना तो आपके पास पढ़ाई नहीं होगी, और आपके पास पढ़ाई है तो आपके पास प्यार नहीं होगा। लेकिन जानते हैं बाबू, पढ़ाई की खूबसूरत चीज क्या है? पढ़ाई की खूबसूरत चीज ये है ना कि अगर आज आपके पास पढ़ाई है ना, कल आपके पास प्यार होगा और पूरी जिंदगी भर प्यार रहेगा। समझे? और यही क्या है कि अगर आप लोग ये देखिएगा कि क्या होता है कि आप लोग पढ़ाई को छोड़ दीजिएगा अभी, और अभी प्यार के चक्कर में सिर्फ रहिएगा, तो नुकसान हो जाएगा। क्या होगा नुकसान? कि अब वो प्यार तो रहेगा नहीं आपके पास जिंदगी भर। रीजन क्या है कि वो एक अट्रैक्शन होता है, मैं बताऊंगा कि वो कैसे होता है। अब वो रहने वाला नहीं है, वो आपके हाथ से गया, और आपने पढ़ने का समय भी गंवा दिया। आप पढ़ेंगे भी नहीं। अब जरा सोचिए, क्या ना आपका पढ़ाई रहा ना आपका प्यार रहा, दोनों से आप हाथ धो बैठे, नुकसान हुआ ना। लेकिन यही आज आपके पास पढ़ाई है ना, आपके पास नॉलेज है, एक अच्छे पोस्ट में आप रहेंगे, एक अच्छी व्यक्ति आप समाज में कहलाएंगे, तो आपके पास प्यार आएगा, ऑटोमेटिक प्यार आएगा, लोग आपसे प्यार करेंगे। समझे? पूरी दुनिया आपसे प्यार करेगी। लेकिन अगर आप अपनी इमेज अभी खराब कर लेते हैं, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते हैं, तो कोई भी इंसान आपको एक अच्छे नजरिए से नहीं देखेगा, बोले वैल्यू ही नहीं देगा। और जब इंसान को वैल्यू नहीं मिलता है ना तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। समझे? तो कोशिश कीजिए कि अभी उन चक्करों से छोड़िए, अपने आप को समझाइए कि यह बेकार है। मैं बनाऊंगा हाइपोथैलेमस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे वह काम करता है, कैसे एक्टिव होता है, कैसे कौन कौन सी चीजें करता है ना, बनाऊंगा मैं। और अगर चाहिए तो आप नीचे कमेंट में कीजिएगा कि हाँ सर उस पर एक वीडियो बनाइए। मैं बताऊंगा कि वो हमारे दिमाग को किस तरह से कंट्रोल कर लेता है। और हम लोग जो सोचते हैं कि ये दिल से हो रहा है, एक्चुअली दिल से नहीं होता, वो सारी की सारी चीजें दिमाग से होती हैं। ठीक, चलिए इन सब चीजों से बाहर निकलिए बाबू, और पढ़ाई को पकड़ करके रखिए, क्योंकि पढ़ाई आप नहीं कीजिएगा ना तो कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ाई आप कीजिए, आप हमेशा मजे से रहिएगा। चलिए
अब बात करेंगे, हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं अर्नस्ट रेनन के बारे में। मैं आपके सामने से एक सेकंड के लिए गायब होने जा रहा हूं, है ना। अर्नस्ट रेनन, मैं गायब हो गया या नहीं हुआ? हो गया होगा। चलिए, तो वो बात यह है कि अर्नस्ट रेनन जो है बेसिकली एक फिलोसोफर थे। फिलोसोफर को हिंदी में दार्शनिक कहते हैं, और यह भी कहाँ के, फ्रांस के दार्शनिक थे। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है कौन सा, सोबॉन यूनिवर्सिटी, उन्होंने वहां जाकर के एक लेक्चर दिया। किस पर? राष्ट्र के ऊपर में, नेशन के ऊपर में। ठीक है, एक लेक्चर दिया इन्होंने, बेसिकली एक बात बोली, और वो बात में क्या हुआ, एक निबंध के रूप में, एक एसे के रूप में क्या हो गया, छप गया। जब एसे के रूप में छपा, जिसका टाइटल पता है क्या दिया गया, क्वेस सी क्यूने नेशन। ठीक है, क्वेस सी क्यूने नेशन दिया गया, जिसका मतलब होता है राष्ट्र क्या है। ठीक है बाबू। अर्नेस्ट रेनन एक फिलोसोफर थे। वो एक विश्वविद्यालय में, सोबॉन विश्वविद्यालय यानी सोबॉन यूनिवर्सिटी में क्या दिए, एक लेक्चर दिए, जो लेक्चर बाद में प्रिंट हुआ एक ऐसे के रूप में, और उस ऐसे का नाम क्या दिया गया, क्वेस सी क्यूने नेशन, जिसका मतलब होता है राष्ट्र क्या है। अब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि यह उन्होंने क्या कहा था बेसिकली। अब वो उन्होंने कहा था कि किसी भी राष्ट्र को राष्ट्र तभी कहा जा सकता है जब वह राष्ट्र के पास जो है महान पुरुषों का गौरव हो। ठीक है, मतलब क्या है कि जो, अब देखिए क्या है ना कि पहले लोग गुलाम थे, गुलाम से फिर आज़ादी मिला। आज़ादी आसानी से तो नहीं मिली, लंबे लड़ाई लड़नी पड़ी, कितने लोगों को अपनी बलिदानी देनी पड़ी, है ना। तो वही कहते हैं कि लंबे प्रयास और त्याग का चरम बिंदु, मतलब पूरा प्रयास कीजिएगा तब जाकर के एक राष्ट्र पर आप पहुंचिएगा। और क्या होता है कि जो भी वीर पुरुष हैं, जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है, जो भी महान व्यक्ति हैं, वह हमारे क्या, हमारे लिए क्या है, सामाजिक पूंजी है, ऐसा बात कहते हैं वो। इन सब को मिलाते हैं तो एक राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, अतीत में सम्मान का होना गौरव की बात है। अब वो एक बात समझिएगा, इन्होंने क्या कहा कि कोई राष्ट्र का निर्माण अहम ही नहीं हो जाता है, बहुत ही लंबा प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, और तब जाकर के क्या होता है, एक राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए अब शौर्य और वीरता से भी लड़ा जाता है। मतलब क्या है कि शौर्य और वीरता, शौर्य वीर पराक्रम, आपने सुना होगा कि क्या करते हैं लोग कि एकदम जिद्दोजहद के साथ में लड़ रहे हैं, है ना। तो शौर्य और वीरता के साथ लड़ रहे हैं, ठीक है, पूरी ताकत के साथ में कि मैं मारूंगा, ऐसा ऐसा लड़ना, और यह गौरव की बात है। इन्होंने कहा, इन्होंने एक वर्ड का यूज किया था, मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा। मैंने जनमत संग्रह, अगर मैं बात करूं इंग्लिश में इसे प्लीबिसाइट कहते हैं। प्लीबिसाइट क्या था, इन्होंने कहा कि एक जो राष्ट्र होता है वो कैसे निर्माण होता है, एक लंबे त्याग के बाद में। मैंने त्याग बताया कि लोग अपनों को छोड़ते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, है ना, बहुत सारी बातें आती हैं, उन सभी चीज़ों को झेलते हैं। हो सकता है, जैसे अगर मैं भारत की ही बात करूं, अंग्रेज गुलाम बना करके रखे थे, कितने लोगों ने गोलियां खाई, है ना, जालियांवाला बाग आपको याद होगा। तो यह क्या था, ये एक तरह का त्याग था, जिन लोगों ने त्याग दिया वह त्याग था। त्याग का चरम बिंदु है, मतलब जब इन सारी चीजों को हम लोग कर देते हैं, जब फाइनल बिंदु जो है, एक जब पॉइंट पर पहुंचते हैं, तब जाके हमें राष्ट्र मिलता है। इन्होंने ये कहा, और कहा कि जो वीर जो पहले शहीद हो गए या फिर जो वीरता के साथ लड़े, उनका इतिहास होना हमारे लिए क्या है, गौरव की बात है। ठीक है, इन्होंने यह बताया। दूसरी बात इन्होंने कहा कि सभी को जो है मिलजुल करके काम करना चाहिए। अगर कोई भी इंसान, ठीक है, कोई भी इंसान जो है अलग अलग काम करेगा, अलग अलग कानून करेगा, अलग अलग तरीके से किसी काम को करेगा, तो वह सही नहीं होगा। इन्होंने एक वर्ड का जिक्र किया, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब ही होता है बाबू कि एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए किसी क्षेत्र के सभी लोग एक प्रस्ताव को स्वीकार या फिर अस्वीकार किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कि राष्ट्र का निर्माण तो हो गया। अब इन्होंने कहा कि अब राष्ट्र तभी एक अच्छा राष्ट्र बनेगा जब वहां जनमत संग्रह से वोटिंग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि एक मैं ड्राइंग बनाता हूं आपके सामने से, मैं आपके सामने विजिबल हूं या हट गया हूं, चलिए मैंने एक ड्राइंग बनाया, ठीक है।
यहाँ पर क्या है, एक राजा है बेसिकली राज करना चाहता है, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ के जो प्रजा हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ये जो छोटे छोटे लोग हैं, इनसे पूछा जाएगा क्या आप हमारे राजा की बातों से सहमत हैं, क्या हमें आप राजा के लिए स्वीकार करते हैं। ऐसा कानून होना, अगर ये चाहें कि नहीं हम आपके राजा को स्वीकार नहीं करते हैं, तो यह राजा नहीं बनेगा, और ये कह दें कि राजा बनेगा तो यह राजा बनेगा। समझ में आई बात। चलिए, तो इन्होंने जनमत संग्रह का जिक्र किया, बोला कि प्रत्येक निवासी का हक होना चाहिए कि वह अपना वोट दे और अपने लिए एक अच्छा नेता चुने जो उसके लिए कानून बनाए और उसके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लाए, अच्छे से सबके साथ बिहेव करे, ऐसा नहीं कि किसी भी कारण से उसका शोषण करे। ठीक है, इन्होंने राष्ट्र की परिभाषा में यही बातें बताई थी। ठीक है, चलिए, अर्नेस्ट रेनन आपको एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। क्या करवाया, ये एक फिलोसोफर थे, वो भी कहाँ के, फ्रांस के, जिन्होंने क्या किया, एक यूनिवर्सिटी में, सोबॉन यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे थे, ये लेक्चर दे रहे थे, और लेक्चर का टॉपिक था राष्ट्र क्या है, जिसका टाइटल दिया गया था क्वेस्ट सी क्यूने नेशन। ठीक है, क्वेस्ट सी क्यूने नेशन। अब बात क्या हुआ, इन्होंने बताया कि बलिदान और त्याग से राष्ट्र का निर्माण होता है, और बलिदान और त्याग का होना हमारे लिए एक सामाजिक पूंजी होती है, गौरव की बात होती है, क्योंकि ये नहीं होते हैं तो हम लोग किन्हें दिखाएंगे कि ये हमारे लोग थे, इनके जैसा हमें बनना चाहिए ना, ऐसा बात ये करते हैं। इन्होंने बोला कि एक राष्ट्र के लिए जरूरी बात होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब ये हुआ, जनमत संग्रह का मतलब ही यही होता है कि भाई साहब सभी से वोट ले लिया जाए और पूछा जाए उनसे कि क्या आप हम इस राजा के लिए तैयार हैं, अगर नहीं तो नहीं बोलिए और हाँ तो हाँ बोलिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग अपनी अगली टॉपिक में। अब कहते हैं कि इस अध्याय में बहुत सारे सवाल उठाएंगे जिनकी जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सौर्यराय ने चित्र 1 में किया था। अब आपको पता होगा कि सौर्यराय ने बहुत सारी काल्पनिक अभिव्यक्ति किया था। मैंने बताया था कि यह क्या था, उनका एक इमेजिनेशन था, उनका एक थॉट था, जिन्होंने एक समानता की भावना वाली चीजों के बारे में क्या किया था, पेंटिंग बनाया था कि सभी लोग समान भाव से रहें, सभी लोग अच्छे से रहें, स्वतंत्र रहें, अपने अपने खुश रहें ना अपने अपने देश में, इस तरह की बात होगी। ठीक है, तो चलिए बाबू, आज हम लोग फिर देखेंगे कि आगे फिर इस चैप्टर में क्या क्या होता है। तब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब चैप्टर की शुरुआत हम लोग करेंगे, और चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखेंगे, ये थी फ्रेडरिक सॉरियो की पेंटिंग। अगर आप इसे देखें तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं एक बार फिर से कि फाइनली जो है ये यूरोप जो था 19वीं सदी के दौरान कैसे एक ताकत बन करके उभरता है ना, यह सारी चीज़ों के बारे में इसमें जानेंगे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो ये थी हमारी पेंटिंग बाबू, इसी पेंटिंग में सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये फ्रेडरिक सॉरियो ने बनाया है कि सभी लोग प्यार से हैं, एक स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का टॉपिक आता है बाबू फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडियाज ऑफ द नेशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। बाबू आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, कि वहां पर एक शासक था लुई 16, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही क्रूर शासक था, जिसके जिसके कारण से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हर चीज़ में टैक्स बढ़ा देता था वो। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैंने क्लास 9 की वीडियोस बना दी हैं, आप उसे देख लीजिएगा एक बार, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या था वो राजा, है ना। लुई 16 और मेरी एंटोइनेट की शादी होती है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, है ना। चलिए बाबू, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा 1789 वाली घटना, फ्रांसीसी क्रांति। बिल्कुल, एक निरंकुश राजा का वहां क्या था, शासन था, है ना। ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है, अभी आपको हिंदी और इंग्लिश साथ साथ मिलेंगे, ठीक ना। तो वहां क्या था, एक निरंकुश राजा का क्या था, शासन था। वो क्या करता था, अपने नागरिकों से किसी भी तरीके से कोई भी काम करवाने के लिए मजबूर कर देता था। किसान खेती करते थे, उन वो खाए ना खाए लेकिन वो ला करके टैक्स दे, ऐसा रूल बना दिया था। तो ये क्या था, एक बहुत ही गलत रूल था, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुई, लोगों में क्रांति की क्या हुई, भावना जगी, और वे लोग क्या कर दिए, क्रांति के लिए एक नया ये किया। लोगों के अंदर यह भावना जगने लग गई,
कौन सी भावना बाबू? भावना ये जगने लगी कि हम लोग, हमारी यह भूमि है। यानी आप इंग्लिश में देखेंगे तो लैब पैट्री, यानी लैब पैट्री का मतलब होता है कि हमारी पितृ जो भूमि है, जो पिताओं के से हमें मिली है। हमारे पिता ने हमें दिया, उनके पिता ने उन्हें दिया, है ना। और हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम यहीं रहते हैं। तो हमें सभी तरह के क्या थे, हमें सभी चीज़ों को अब हम टैक्स बहुत ज़्यादा क्यों दें? हमें इन चीज़ों से क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। ऐसा विचार जो था उनके अंदर में पनपने लग गया। ठीक है। अब देखिए, जैसे विचारों एक संयुक्त समुदाय विचार पर बल दिया जिसे संविधान के अंतर्गत अधिकार प्राप्त। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि क्या हुआ कि सभी लोग यही चाह रहे थे कि हम ये टैक्स क्यों दें, ये हमारी पितृभूमि है ना। ठीक है। ले सैटुएन, इसके बारे में जिक्र करेंगे, यानी हम यहाँ के नागरिक हैं, तो हम यह क्यों दें? बात समझ में आई? चलिए अब बात करेंगे यहाँ से। अतः एक नया फ्रांसीसी, आप देखे होंगे कि जब ये होता है, क्या होता है, जब अंत हो जाता है किसी भी चीज़ का, तो एक फ्रांसीसी झंडा आता है। मतलब जब क्रांति जो हो रही थी, क्रांति का अंत होता है तो एक नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा चुना जाता है, जो कि राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले लेती है, यानी जो नेशनल फ्लैग होता है उसकी जगह पर जगह ले लेता है। ठीक है। अब बात करेंगे बाबू कि यहाँ पर स्टेट जनरल चुनाव होने लग गया, जिसका नाम बाद में बदल दिया गया, जिसका नाम रखा गया नेशनल असेंबली। क्या रखा गया? नेशनल नेशनल असेंबली। और यानी लोकतांत्रिक चुनाव होने लग गया। लोग विरोध किए, आपको पता होगा कि लोग विरोध किए, फाइनली जो जा करके वहाँ प्रजातंत्र हटता है। आप क्लास 9th में इस चीज़ को पढ़े हैं, मैं बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि करना होगा तो मैं 9th की वीडियोस किसी को देखने का मन हो तो आप देख लीजिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक। तो बात क्या होगी कि नेशनल असेंबली नाम बदल दिया गया। किसका नाम बदल दिया गया भाई? तो जो स्टेट जनरल का जो चुनाव होता था उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियां रची गई, शपथें नहीं ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया, जो राष्ट्र के नाम पर जो है राष्ट्र के लिए अपनी जान निछावर कर दी, है ना। और साथ में जो सभी लोग अब एक ऐसी केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। यानी सभी के लिए समान कानून बनाया गया। जो भी इंटरनली जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, आयात निर्यात होता था, सामान का आना, सामान का जाना, उस पर से टैक्स जो था, जो कर था, उसको हटा दिया गया, है ना। और सभी जगहों पर एक तमाम एक सामान जो है मापने और तौलने, यानी मेजरमेंट की जो सिस्टम था उसको एक समान किया गया। इससे क्या हुआ कि इससे व्यापार में आगे फायदा हुआ, मैं बताऊंगा आगे। और साथ में बाबू एक समान नापने तौलने की चीज़ें कि पूरे ही जितने भी एरिया में जो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, उस पर पूरे ही राष्ट्र में एक ही नापने तौलने की यूनिट होगी, एक ही इकाई होगी। मान लो अगर किलो चल रहा है तो सभी जगह पर किलो ही चलेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। साथ में बाबू फ्रेंच भाषा जो वहाँ सभी जगह आसानी से बोली जाती थी, उसको एकदम कॉमनली सब कोई बोलता था, इसलिए उसको क्या किया गया? उसको राष्ट्रभाषा के तौर पर घोषित किया गया। ठीक है। अब मैं आपको दिखा दूं तो ये रहा आपके सामने इंग्लिश में, आप देख रहे होंगे सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया है। चलिए बाबू, क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा किया था कि हमारा भाग्य है कि हम यूरोप के बाकी देशों को क्या करें? आज़ाद करें। बाकी जो निरंकुश शासन कर रहे हैं उनसे क्या करें बाबू? आज़ाद करें। समझ में आया? यानी जो निरंकुश शासन था उनको आज़ाद करने की बात की गई। समझ में आया? यानी फ्रांस तो आज़ाद हो गया, फ्रांस क्या हो गया? आज़ाद हो गया। अब ये कहने लग गया कि भाई साहब हम तो आज़ाद हो गए, लेकिन जो भी बाकी लोग निरंकुश शासन के अंदर में आते हैं उन सभी को क्या करेंगे? आज़ाद करेंगे। यानी फ्रांस उन सभी को क्या करेगा? मदद करेगा। ऐसा बात इन्होंने कहा। अब ये आज़ाद तो हो गया था, लेकिन सिर्फ यही कहानी नहीं रुकती है। फ्रांस में अभी और भी लोगों का आना जाना बाकी है। इतनी जल्दी खुशियां फ्रांस के लिए शायद किस्मत में नहीं थी। अब बात करेंगे कि जब फ्रांस आज़ाद हुआ, ठीक है, तो सभी जगहों पर, ठीक है, जो भी जो यूरोप के और भी देश सब थे, यह छोटी घटनाओं की खबर जो है यूरोप की विभिन्न शहरों तक पहुंचने लगी। विभिन्न शहरों तक पहुंचने लगे। सभी लोग सोचने लगे कि
बात सही है, फ्रांस आज़ाद हो सकता है तो हम लोग भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बना सकते हैं, जिससे क्या होगा कि एक प्रजातांत्रिक संविधान का के अंतर्गत हम लोग रहेंगे, ताकि प्रजा के लिए सब काम हो सकता है, जो लोगों के लिए काम होगा। ऐसा नहीं कि कोई हम लोग पर हुक्म चलाएगा, ऐसा लोग सोचने लग गए जो बाकी लोग थे, जैसे फॉर एग्जांपल और साथ ही में जो स्टूडेंट थे, ठीक है, मैं एग्जांपल की अगर बात करूं तो हॉलैंड वगैरह था, बेल्जियम था, स्विट्जरलैंड था, है ना। तो एग्जांपल जैसे जो शिक्षित वर्ग थे, जो स्टूडेंट थे, ये लोग, जो जागरूक लोग थे, ये लोग जैकोबिन क्लब का मतलब क्या हुआ कि एक जागरूक क्लब, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं उनको, ये लोग स्थापित करने लगे कि हम लोग इन चीज़ों पर जोर देंगे, हम लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम बाबू फ्रेंच सेनाओं के लिए वे लोग क्या कर दिए, रास्ता खोल दिए 1790 में कि आप आइए हमें मदद कीजिए। कौन कौन थे? हॉलैंड ने खोल दिया, फ्रेंच सेना को बुलाया कि हमारी मदद कीजिए, हम आज़ादी ये करेंगे, है ना, आज़ाद होंगे हम भी। और फ्रेंच ने बोला कि हाँ ठीक है, हम आज़ाद होंगे। स्विट्जरलैंड भी इसके समय आ गया, इटली, इन सभी के जगहों पर क्या हो गया, हमारी जो फ्रांसीसी सेनाएं थी ये घुसने लग गया, और इन सबों के अंदर जो है राष्ट्रवाद का विचार जो है पनपने लग गया, पूरे देश में यह तरह तरह से फैलने लग गया। लेकिन कहते हैं कि ज़्यादा खुशियाँ ज़्यादा दिन, बहुत ज़्यादा खुशियाँ जो हैं ज़्यादा दिन नहीं टिकती हैं। अब इसी बीच में बाबू, जब यह सारी चीज़ें हो रही थी, तो इसी बीच में एक शासक आता है जो फ्रांस को फिर से गुलाम बना लेता है, जिसका नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि यह फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपके सामने विजिबल हूँ या हाइड हूँ, मुझे बताइए तो। अभी मैं आपके सामने दिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये था नेपोलियन बोनापार्ट। इस बंदे ने एक बेसिकली यह क्या था, यह बेसिकली फ्रांसीसी क्रांति में एक सैनिक सेनापति का रोल कर रहा था, ठीक है। सेनापति का रोल नहीं, सेनापति था ये। यह कमांडिंग मतलब बहुत सारे सेनाओं को क्या करता था, लीड करता था, आर्मी को लीड करता था। लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति खत्म हुई तो यह भी बंदा ताक लगाया बैठा था और सत्ता अपने हाथों में ले लिया। कहता है ना कि अब नेपोलियन आ गया। अब ऐसा नहीं था कि नेपोलियन बहुत ज़्यादा बुरा था, लेकिन बुरा नहीं भी था तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, समझे। अब बताएंगे। अब देखिए बाबू, क्या था कि वहां पर जो था, पहले तो राजतंत्र था, राजतंत्र से हटा लोकतंत्र आया, है ना। लोग खुश हुए अब कि हम लोग अब अपनी सरकार बनाएंगे, है ना। लेकिन फिर ये राजतंत्र ले आया, प्रजातंत्र को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। अब क्या करने लग गया कि 1804 में, यानी 1804 में एक नागरिक संहिता, या फिर इसे नेपोलियन संहिता के नाम से एक एक्ट लेकर के आया, ठीक है। अब इंग्लिश वाले बच्चे इसे अगर मैं कहूँ तो सिटीजन कोड, ठीक है, नेपोलियन कोड या फिर सिटीजन कोड इंग्लिश में होगा। मैं एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो बच्चों, सिविल कोड, ठीक है, सिविल कोड या फिर कहीं होगा नेपोलियन कोड। ठीक, नेपोलियन कोड। और क्या हुआ, खैर वापस आता है। बात ये हुआ कि इन्होंने एक कोड लाया, एक नेपोलियन संहिता लाया, नेपोलियन कोड या फिर नागरिक संहिता, जिसको सिटीजन कोड या फिर सिविल कोड कहा गया, है ना। इसमें क्या था, इसमें ये था बाबू कि आप देखे होंगे कि इसमें जो आपको याद होगा, जो फ्रांस में जो लोग थे, जो पादरी वर्ग थे, जिनको हम लोग क्या कहते थे, क्लर्जी कहते थे, और जो कुलीन वर्ग थे, जिनको हम लोग नोबिलिटी कहते थे, उन लोगों के पास एक जन्म से अधिकार था, कुछ अधिकार था कि वे लोग टैक्स नहीं देते थे। इन्होंने क्या किया, इस नेपोलियन संहिता, नेपोलियन कोड या फिर सिविल कोड या नागरिक संहिता, सब इसी का नाम है, इसको ला करके इन विशेषाधिकार को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बोला सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग क्या है, बराबर हैं, और सभी लोग जो हैं अपनी संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाए। मतलब सभी लोग बराबर हो गए, ना कोई बड़ा ना छोटा, किसी के पास कोई अधिकार नहीं था, है ना। तो इन्होंने बोला कि सभी के जितने भी संपत्ति है उसके अधिकार सिर्फ आप ही को होगा, आप किसी को टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, ऐसा बात उन्होंने कहा। चलिए बाबू, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा इंग्लिश में आपके सामने लिखा हुआ है सारी चीजें। अब देखिएगा, आपको एक बात याद आ रही होगी जो मैंने शायद आपको बताया था अभी,
कि डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड इटली जर्मनी में नेपोलियन प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। देखिए बाबू क्या हुई कि यह बंदा जो था नेपोलियन बोनापार्ट, आपके सामने इमेज में अगर आ रहा होगा, ये जो बंदा था नेपोलियन बोनापार्ट, यही है ये, यही है ये, है ना। यह क्या क्या कि ये जो बाकी लोग थे, जैसे स्विट्जरलैंड था, है ना, जर्मनी था, ये क्या क्या कि यहाँ पर जो विभाजन था, जो डिवीजन था, जो बंटवारा था, उसको क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन को क्या क्या बनाया, आसान बना दिया। बोला कि नहीं, यहाँ पर जो है जो राज करने का तरीका है वो आसान बनाया जाए। लेकिन क्या हुआ, और साथ में एक दो काम और क्या, सामंत को खत्म कर दिया। आपको याद होगा कि सामंत कौन थे? सामंत कौन थे? जो किसानों से बड़े होते थे बाबू, जो बड़े किसानों के ऊपर में बैठे होते थे, और वो क्या करते थे, सारा का सारा किसानों से लेते थे। बड़े किसान के नीचे होते थे छोटे किसान के भी नीचे होते थे कौन? जो मजदूर वर्ग के थे, जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको कुछ कुछ चीजें जो आपको मैंने पढ़ाई थी, और नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है बाबू, इन्होंने कौन कौन सी चीजों को खत्म किया भाई? अब इन्होंने सामंती व्यवस्था को भी खत्म कर दिया। अब ये सामंती व्यवस्था क्या था? अभी मैंने बताया सामंत कौन थे, और दूसरी चीज, जो किसान को भू दासत्व जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। अब यहां देखिए आप, इन्होंने जो फ्यूडल सिस्टम था, यानी सामंती व्यवस्था था, जो किसान के ऊपर में जो लोग होते थे, जो किसान से टैक्स लेते थे, उस व्यवस्था को इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और साथ में फ्रीड पीजेंट फ्रॉम, यानी क्या हुआ कि किसानों को फ्री कर दिया, किससे? जो भूदासत्व था। भूदासत्व समझते हैं? जो जमीन का जो इनसे टैक्स लिया जाता था, जागीरदारी शुल्क जो लिया जाता था, उससे जो क्या कर दिया जी, हटा दिया गया। बोला कि ये सारी चीजों से आप मुक्त रहिए, किसानों को सही कर दिया। बोला कि नहीं, अब आप जो है टैक्स नहीं दीजिएगा। शहरों में भी जो कारीगर थे, ठीक है, कारीगर मतलब जो वर्कर थे, है ना, और साथ में श्रेणी संघों को नियंत्रण को हटा दिया। मतलब किसी तरह से सारा नियंत्रण को हटा दिया कि आप अपनी मनमर्जी से आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं। यातायात यानी ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था को क्या किया गया, सुधारा गया। आने जाने की जगह के लिए सुधारा गया, है ना, व्यवस्थाओं को सुधारा गया। साथ में किसान, कारीगरों, मजदूरों और उद्योगपतियों के लिए, अब देखिए इस टाइम जो था, इससे पहले क्या था, किसान लोगों को टैक्स देना पड़ता था। और जब ये आया तो किसान कारीगर को लगा कि भाई साहब ये बढ़िया है, ये क्या कर रहा है, हम लोगों को आज़ादी दे दिया टैक्स देने से, हम लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। समझ में आया? और इन्होंने एक और काम किया, एक समान कानून यानी मानक भार और नाप तौल। राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। मैंने अभी जस्ट बताया था कि एक समान मुद्रा, अगर एक जगह किलो चल रहा है या एक जगह रुपया चल रहा है, तो वही जगह पूरे इलाके में, वही रुपया पूरे इलाके में चले, तो उससे क्या होगा कि कोई भी व्यापारी एक जगह किसी चीज को बेचने जाएगा, तो उसको वही मोल भाव में उसको क्या मिल जाएगी, चीजें मिल जाएंगी। और इससे आम जनता को, व्यापारी को, लोगों को क्या होगा, सहूलियत होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। हटा दिया। लेकिन क्या हुआ बाबू, अब ऐसा तो नहीं था, ये बंदा धीरे धीरे अपना शासन फैला रहा था ना। लेकिन क्या हुआ कि इनको समझ में कुछ कुछ आने लग गया। किनको समझ में आने लग गया कि जो लोग इनके इलाके में आ रहे थे ना, जीते हुए इलाके में स्थानीय लोगों को फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दिख रही थी। अब इनको यह समझ में आने लग गया कि भाई साहब हम तो फिर से गुलाम हो गए हैं। हम आज़ाद तो हुए थे, लेकिन फिर से तो हमें नेपोलियन ने अपने गुलाम बना दिया। यानी हम डेमोक्रेटिक तो बने थे, लेकिन फिर से हम लोग मोनार्की में पहुंच गए, है ना। तो इनके अंदर भी कहीं ना कहीं जो है, जो शुरुआती में इन्होंने बहुत बढ़िया से स्वागत किया था फ्रेंच के सेनाओं का, अब धीरे धीरे जो है शुरुआती वाला तुरंत जो है नफरत वाला माहौल बनना शुरू हो गया। अब नफरत बढ़ने का कारण क्या था? नफरत बढ़ने का कारण ये रहा कि इनके अंदर में राष्ट्रवाद पनपने लग गया कि भाई साहब हम तो अपना राष्ट्र बनाना चाहते थे। हम थोड़ी चाह रहे थे कि एक राजा जाएगा, दूसरा राजा आकर के हम पर शासन करे। हम चाह रहे थे कि यहाँ प्रजातांत्रिक राजा हो, कि प्रजा इसे चुन करके दे, है ना, जनता इसे चुन करके दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो लोगों के भीतर में क्या होने लग गया,
गुस्सा नजर आने लग गया। लोग बोलने लगे अरे ये दिक्कत हो जाएगा। और इससे क्या हो गया, इससे जो है कि मतलब बहुत ही, क्या बोला जाए, लोगों में नाराजगी नजर आने लगी। रीजन क्या था कि इनसे इनको, जो यहाँ की जनता थी, जो इनको फायदा मिलना चाहिए था, जो फायदा मिल रहा था उससे ज्यादा इनको नुकसान नजर आ रहा था। तो ये लोग सोचने लगे कि यह सही नहीं है। ठीक है बाबू। अब आपके सामने मैंने कुछ इमेजेस छोड़े थे, आप याद कीजिएगा। एक इमेज को मैंने छोड़ा था, वो इमेज ये थी। ज़ोब्रेकेन जर्मनी में एक जगह है बाबू, और इन्होंने स्वतंत्रता का ट्री रोपण किया, मतलब वृक्षारोपण किया। ठीक है, द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़ोब्रेकेन इन जर्मनी, यानी जर्मनी में एक जगह है जो क्या करता है, अभी अभी जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये वाली बात है कि यहाँ जो लोग थे वो नाराज होने लग गए थे। अब इस फिगर में आपको दिखाएंगे कि क्या थी वो। अब बात ये है कि आप इस फिगर को देखिएगा तो ये जो फ्रांसीसी सेना थे, जो फ्रांसीसी आर्मी थी, है ना, फ्रेंच आर्मी जो थी, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो ब्लू कलर के जो पहने हुए हैं ना, ब्लू और रेड एंड वाइट जो पहने हुए हैं, ये फ्रांस की आर्मी थी। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो है महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। ये आप दिख रहा होगा, ये वाला इमेज। एक सेकंड में पिंक ले लूँ क्या? कहाँ गया भाई पेन हमारा? चलिए, यहाँ आप देख पा रहे हो बाबू कि यहाँ क्या था, फ्रांसीसी सेना महिलाओं के साथ जो है कि परेशान परेशान कर रही है। इधर किसानों को परेशान किया जा रहा है ना, इधर आप देख रहे होंगे तरह तरह से, ये आप इधर लोगों को मजबूर किया जा रहा है। तो यह कार्य होने लग गया था नेपोलियन बोनापार्ट के शासन के समय। तो लोगों के भीतर में नाराजगी जगने लगी कि भाई साहब यह भी सही नहीं है। नेपोलियन को भी भागने का अब जो है दिन आ गया था, क्योंकि लोगों के भीतर नाराजगी जग चुकी थी। ठीक है बच्चों, चलिए ये इंग्लिश में रहा आपके सामने, एक बार ये पढ़िएगा, हिंदी में था ये। इन्होंने एक नारा दिया था। नारा का अनुवाद अगर हिंदी में हम लोग कहें तो, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। ये कौन लोग कह रहे थे? जो जनता इनके खिलाफ थी, नेपोलियन के जो खिलाफ थे, वो लोग कह रहे थे कि हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है ना। ये सारी बातें बता रहे थे। आप इंग्लिश में अगर किसी को कहें तो, टेक द फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमनिटी। ठीक है, यही बात है इसमें लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो फटाक से। अब एक और फिगर मैंने छोड़ा था, ये फिगर आपके सामने होगा। ये फिगर क्या कहता है? ये फिगर ये कहता है बाबू कि ये जो आपके सामने दो दरवाजे टाइप से जो नजर आ रहे हैं, ये दरवाजा नहीं था वो। बेसिकली एक पंचांग, पंचांग समझते हैं, एक तरह से आप लोग कैलेंडर समझ सकते हैं इसको। उसका एक कवर पेज था, यानी कवर पेज समझते हैं ना, मेन पेज था। अब इसमें क्या दिखाया गया है आपको याद होगा, जो बास्टाइल था, जो बास्तिल था, है ना, उसमें जो क्रांतिकारी जो भीड़ था, जो किला को एकदम धासे वासे थे, तो वैसा ही एक मिलता जुलता एक किला था जिसका नाम क्या था? कैसेल किला, है ना, कैसेल फोर्ट। वहां पर जो था कि इस फिगर को बनाया गया, ये आप फिगर को देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं। बहुत सारे लोग क्या हैं इस फिगर के अंदर में, लड़ाई के लिए जो है तैयार हैं कि लड़ाई करनी है। तो ये उसी अगर आपको याद आ रहा होगा, जो बास्टिल का किला जो धासा गया था, है ना, उसी किला के याद में एक तरह से इसको बनाया गया। और कहा भी गया, साथ में एक नारा दिया गया, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। यानी आप इंग्लिश में कहें तो, द पीपल मस्ट सिसाइज देयर ओन फ्रीडम। ठीक है, सॉरी, सीज देयर ओन फ्रीडम, माफ कीजिएगा मैंने गलत प्रोनाउंसिएट किया। द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम, मतलब क्या कि अपनी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए आज़ादी को। इसी के साथ में एक नारा दिया गया था, और यही बात थी कि जो बास्टाइल का जो किला ढहा गया था, वैसे ही एक मिलता जुलता किला था जहां पर इस पेंटिंग को क्या किया गया था? बनाया गया था।
और यह बेसिकली एक तरह से इसको इसलिए दिया गया कि यहाँ पर भी एक राजा था जो कि बहुत ही ज़्यादा निरंकुश था, बहुत ही बड़ा वाला क्या था, एब्सोल्यूट था। इसलिए यहाँ जा करके इस पेंटिंग को क्या किया गया, बनाया गया, ताकि समझ में आए कि उस टाइम जो था बास्टिल का किला को ढा दिया गया था और ऐसा ही कुछ वो भी किला दिखता था। ठीक है बच्चों, अब मैंने बता दिया कि यह एक कैलेंडर था। इसको लिखने वाले कौन थे, एक पत्रकार थे जिनका नाम क्या था, एंड्रियास रेबमान। ठीक है, एंड्रियास रेबमान नाम था जिन्होंने इसे डिजाइन किया था। चलो बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आशा करेंगे यहाँ तक जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं सभी की सभी चीज़ें आपको क्या है, अच्छी तरह से समझ में आई है। चलिए, तो अब बारी है कि आप मुझे, अगर यह सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप मुझे सारे सोशल मीडिया पर क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ठीक है, टेलीग्राम पे, इन सारी जगहों पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम में मेरा एक चैनल है लर्निंग सेंटर का, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए और इतने जगहों पर मुझे फॉलो करने के लिए सिर्फ आपको एक आईडी सर्च करनी है, माई कृष्णा सर, बिना स्पेस का, MYKRISHNASIR, यानी माई कृष्णा सर आप सर्च करेंगे तो आप डायरेक्ट ही मेरे अकाउंट पे पहुंचेंगे। आप वहां से मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बच्चों, आशा करेंगे कि आज इस वीडियो को आप लोग इतना फैलाएंगे कि इस वीडियो का व्यूज जो है 1000 तक पहुंच जाएगा। और 1000 आपके लिए बहुत आम बात है। रीजन पता है क्या, आप लोग फेसबुक में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आप लोग अभी शेयर कर दीजिएगा फेसबुक में, तो क्या होगा, सभी लोग देख लेंगे तो व्यूज लोगों तक पहुंचेगा, है ना। तो बच्चों, किसी भी हालत में आपकी जिम्मेदारी है कि फेसबुक में आप जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, सब तक इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। साथ में मुझे भी टैग कीजिएगा। मैंने अपनी आईडी दे दी है आपको, आप मुझे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज लीजिएगा और मुझे टैग कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपने शेयर किया है। ठीक है, सभी लोग हजार दोस्त बना के घूम रहे हैं यार। 1000 व्यूज करोगे तो पार्ट 2 लेकर के आएंगे और बहुत ही मजे के साथ में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई किसी को कोई दिक्कत? चलो बाबू, तो आज की इस वीडियो में बाबू इतना ही। आपका HW ये रहा कि जो एक्टिविटीज़ दी है, और एक बार अपनी एक्टिविटीज़ को आप एक बार पढ़ेंगे और सोचेंगे। ठीक है, साथ में एक बारी बुक को आप जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक आप क्या करेंगे, रीड करेंगे। बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो, तो आज की इस वीडियो में 1000 व्यूज़ की मैं एम करता हूँ। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके फेसबुक ग्रुप हैं, ठीक है, सभी फेसबुक ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक अकाउंट पे आप शेयर कर दीजिएगा, मुझे टैग कर दीजिएगा, है ना। सभी जगहों पर इस वीडियो को फैला देना चाहिए। कोई दिक्कत? चलो बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। हाँ, और चैनल पे आप अभी तक नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जितने भी दोस्त आपके हैं शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप उस डॉट को भी पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अगेन आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।